तो हेलो माय फ्रेंड। आज आपका फिर से इलेक्ट्रिकल मशीन में के क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था आपने, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। अगर आप लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने क्लास को देखिए, लेकिन आज के क्लास से भी आप क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो आप तो सब्सक्राइब करो ही करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है कि मैं जल्द से जल्द सिलेबस को क्या करूँ, आपके कवर करूँ। ठीक है, तो माय फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल मशीन में अभी हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीन में जैसे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लगभग कवर करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो माय फ्रेंड, जैसे अभी अभी हमारा जैसे कल से आर्मेचर रिएक्शन है, तो कई जनरली टीचर्स आर्मेचर रिएक्शन के बाद आपको कम्यूटेशन पढ़ाते हैं, इम्प्रूविंग ऑफ द कम्यूटेशन पढ़ाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एक्चुअल में कम्यूटेशन, इम्प्रूविंग ऑफ कम्यूटेशन एंड आर्मेचर वाइंडिंग में एक साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप माइंड में रखे रहिए, लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। बिफोर डेट हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मशीन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन इन सेंस ऑफ डीसी जनरेटर एंड सेंस ऑफ डीसी मोटर आल्सो। ठीक है, तो डीसी जनरेटर हम पढ़ रहे हैं, तो हम अभी डीसी जनरेटर का डिस्कशन करेंगे। चलो माय फ्रेंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डीसी, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट सेंस ऑफ थ्योरी बट सेंस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो। तो टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, तो जनरली हम डीसी जनरेटर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सेपरेटली सेपरेटली एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और दूसरा होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। डीसी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन इन डीसी जनरेटर? क्या मतलब होता है एक्साइटेशन का? एक्साइटेशन मतलब फील्ड को क्या कर रहे हो आप, सप्लाई दे रहे हो, और उसके कारण क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो नाम से आपको समझ आएगा, सेपरेटली एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड के भी डिफरेंट टाइप हैं, उसको भी आप ऐसा लिख लो, उसके बाद मैं सबको एक एक करके आपको समझाऊंगा। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं संट टाइप। संट टाइप। दूसरा होता है हमारा सीरीज टाइप। सीरीज टाइप। तीसरा होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों। कंपाउंड टाइप के भी दो टाइप होते हैं, लॉन्ग संट एंड शॉर्ट संट टाइप। लॉन्ग संट एंड शॉर्ट संट। लॉन्ग संट एंड शॉर्ट संट टाइप। ठीक है माय फ्रेंड,
ये आपके डिफरेंट क्या होते हैं, आपके टाइप होते हैं। अब कंपाउंड में मतलब इसके अलावा भी कंपाउंड को ऐसे हम लोग डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव बोलते हैं, उसको हम बाद में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप है। अब ये जो टाइप है ये डिपेंड अपॉन द एक्साइटेशन, किस प्रकार से हम फील्ड वाइंडिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माय फ्रेंड अब देखो, तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ो, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ो, सब क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेट मतलब, इसमें सेपरेट मतलब फील्ड वाइंडिंग को हम सेपरेटली एक्साइटेड कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेटली हम क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटली हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। तो सेपरेटली हम कैसे एक्साइट करेंगे, मान लो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, मान लो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। और इस फील्ड वाइंडिंग का क्या है, दो टर्मिनल है। इस तरीके से मैंने फील्ड में फील्ड वाइंडिंग बनाया। ये क्या है हमारा पोल कोर, ठीक है, पढ़े हो सब कंस्ट्रक्शन में। तो ये हमारा पोल कोर है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेपरेटली एक्साइटेड मतलब मैं एक्सटर्नली कोई डीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। एक्सटर्नली मैं कोई डीसी वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो एक्सटर्नली जब मैं डीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाऊंगा माय फ्रेंड, एक मिनट रुकना, दिख तो रहा है ना ये, एक मिनट। ठीक, ठीक है। तो माय फ्रेंड जब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सटर्नली जब मैं सोर्स लगाऊंगा, तो सोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा क्या यहाँ से क्या जाएगा, करंट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा करंट गया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फील्ड करंट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, फील्ड करंट आई एफ, ठीक है। इस वाइंडिंग के क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, फील्ड वोल्टेज वी एफ। अब जैसे मैं यहाँ पर फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरा राइट हैंड रूल, और क्या होगा मेरा फ्लक्स कोई एक डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाया तो मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन किधर आया माय फ्रेंड, इधर आया, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में। क्यों डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज कि ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग का दिशा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट हमने फील्ड को क्या कर दिया, एक्साइट किया। ये बन गया हमारा एन पोल और ये बन गया हमारा एस पोल। समझ आया, सेपरेटली हमने एक्साइटेड किया, सेपरेट सोर्स दिया। तो यहाँ पर फिर क्या है बना देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ आर्मेचर। तो हम लोग आर्मेचर को कैसे शो करते हैं, ऐसा, ये हो गया मेरा ब्रश, ये हो गया मेरा आर्मेचर, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्रश, ये हो गया मेरा आर्मेचर, ठीक है। अब माय फ्रेंड अब यहाँ से क्या लगेगा, दो वाइंडिंग निकलेगा, दो वाइंडिंग निकलेगा। अब ध्यान से समझो, मेरी बातों को ध्यान से समझना। इस आर्मेचर का एक रेजिस्टेंस होगा ना, आर्मेचर का एक रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग है तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा ना। तो उसको आप क्या करो, यहाँ पर शो कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दो, आप उसको शो कर दो, ये हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, ठीक है, आर ए। और उसके बाद क्या होगा कि बिकॉज दिस फील्ड वाइंडिंग ये घूम रहा है ना, क्योंकि जनरेटर है,
तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ईएमएफ आएगा, ठीक है, ये क्योंकि जनरेटर है, ये घूम रहा है किसी स्पीड ओमेगा से। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ईएमएफ आएगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, जनरेटेड ईएमएफ ई जी, जनरेटेड ईएमएफ ई जी, ठीक है माय फ्रेंड। और उसके बाद इस जनरेटर के साथ क्या लगता है, उस जनरेटर के साथ एक लोड लगता है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ आ रही है। जनरेटर के साथ एक लोड लगता है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ लोड, बिकॉज लोड लगने के कारण क्या होगा माय फ्रेंड, लोड लगने के कारण यहाँ से क्या होगा, आपका एक करंट जाएगा, लोड करंट, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर करंट। ध्यान से सब चीज़ों को समझते जाना, ठीक है। ये और यहाँ जो वोल्टेज आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, वी एल लोड वोल्टेज, वी एल लोड वोल्टेज। तो देखो, मैं जितना भी मशीन पढ़ाऊंगा अभी, मतलब जितने भी टाइप्स डीसी जनरेटर का पढ़ाऊंगा, उसमें आपको कहीं भी फार्मूला नहीं रटना है, सिर्फ केवीएल आपको लगाने आना चाहिए। केवीएल लगाने आ गया तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अब माय फ्रेंड देखो, पहला चीज यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहला चीज क्या ऑब्जर्व किया कि आर्मेचर करंट, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में आर्मेचर करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इज इक्वल टू लोड करंट, है कि नहीं। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू क्या है आपका, लोड करंट है, आईएल, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि मैं यहाँ पर केवीएल लगाऊं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पर केवीएल लगाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा, केवीएल लगाना मैं नहीं बताऊंगा, आपको आता है, अगर नहीं आता तो मेरे नेटवर्क के क्लास को देखो, ठीक है। प्लस से बाहर निकला तो ये क्या हो गया, ईजी, दूसरा चीज लिख रहा हूं मैं, ईजी, फिर यहाँ पर ड्रॉप होगा आपका प्लस माइनस, तो माइनस से बाहर निकला इसलिए माइनस आई ए इंटू आर ए, माइनस आई ए इंटू आर ए, फिर ये इधर बाहर निकला माइनस से, और कौन सा वोल्टेज है, माइनस वी एल, माइनस वी एल इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माय फ्रेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ ई जी, ई जी इज इक्वल टू वी एल प्लस, ध्यान से सुनना, वी एल प्लस, इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको, आई ए इंटू आर ए। यहाँ तक का ये इक्वेशन समझ आया। अब देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आर ए की वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए कि कम रहनी चाहिए, ये वाला पार्ट को ध्यान दो। आर ए की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहनी चाहिए कि कम रहनी चाहिए, आर ए की वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए, ठीक है, एक मिनट, आर ए की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, ठीक है। क्यों कम रहनी चाहिए, बिकॉज ये क्या है, ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू क्या, ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये हमारे लिए लॉस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 1 ओम 2 ओम इस टाइप का आता है, ठीक है, ये है। क्लियर यहाँ तक की चीजें, कोई डाउट है इसमें, नो डाउट। कोई इक्वेशन याद करना पड़ा आपको, नो। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर या कंज्यूमिंग पावर, एब्जॉर्ब पावर, जो भी बोलो। तो व्हाट इज द एब्जॉर्ब पावर, एब्जॉर्ब पावर क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्ब पावर क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्ब पावर है पी ए लोड या पी ए इज इक्वल टू एब्जॉर्ब पावर वी एल इंटू आई एल, वी एल इंटू
आई एल एंड आई एल इज इक्वल टू आई ए। तो ये हमारा लोड पावर है या एब्जॉर्ब पावर है, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिलीवर्ड पावर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिलीवर्ड पावर? बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिलीवर्ड पावर? पीजी या जनरेटेड पावर? पीजी जनरेटेड पावर या डिलीवर्ड पावर, ईजी इंटू आई ए होगा, ईजी इंटू आई ए। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों पावर बराबर है? नो। व्हाई नो? बिकॉज बीच में हमारा क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो जनरेटेड पावर इज इक्वल टू जितना आपका यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस खाएगा वो वाला लॉस पावर प्लस आपका लोड पावर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर? मैं इसी में लिखना चाह रहा हूँ, एक एक स्लाइड में एक एक मशीन हो जाए तो मेरा ज़्यादा अच्छा है ना। तो जनरेटेड पावर पीजी इज इक्वल टू डिलीवर्ड पावर या लोड पावर प्लस आई स्क्वायर आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है भैया, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अगर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालना हो, क्या निकालना हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालना हो, तो मेरा क्वेश्चन है, आप कौन से पावर को कंसीडर करोगे? लोड पावर को कंसीडर करोगे कि जनरेटेड पावर को कंसीडर करोगे? यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि टॉर्क का फार्मूला, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इनटू स्पीड, ये होता है टॉर्क इनटू स्पीड। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, ये टी क्या है हमारा? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क? मैंने आपको बताया है, सॉरी, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भैया? यदि इस शाफ्ट को घुमाने के लिए मेरा टॉर्क टी एस एच लग रहा है, यदि शाफ्ट को घुमाने के लिए मेरा टॉर्क टी एस एच लग रहा है, तो आपको पढ़ाया था ना मैंने, इसको अपोज करने के लिए एक यहाँ भी जनरेटर भी एक टॉर्क जनरेट करेगा, उस वो क्या होगा आपका? टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो जब जनरेटर यहाँ से जनरेट कर रहा है, तो ये जो टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो इसका जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? आपका जनरेटर के साथ होगा, और जनरेटर के साथ होगा, इसका मतलब उसका रिलेशन किसके साथ होगा? पीजी के साथ होगा, ना कि पीएल के साथ। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, समझ आया कि नहीं? हाँ, क्लियर? डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज में आप। ठीक है, मैं एकदम डीपली और एकदम आपको ना मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फास्ट पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मेरे से भी छूट गई और आपको बाद में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। क्लियर सब चीज़? तो टॉर्क कैसे निकालोगे? टॉर्क कैसे निकालोगे? ऐसा, टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू पीजी अपॉन ओमेगा। ध्यान रखना, पीजी अपन ओमेगा, लोड पावर नहीं है भाई ये। पीजी अपॉन ओमेगा, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 इंटू स्पीड इन आरपीएम। एन, एन क्या है आपका? स्पीड इन आरपीएम। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है बताओ? एनी डाउट? नो डाउट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सेपरेटली एक्साइटेड में ना खत्म। कहीं पर लगा आपको कि रटना पड़ेगा? नहीं ना, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बी टाइप सेल्फ एक्साइटेड
डीसी जनरेटर। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड में पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है संट टाइप। संट टाइप, आप बताओ संट मतलब क्या होता है? संट टाइप, तो संट टाइप डीसी जनरेटर कैसे बनता है हम बनाते हैं भाई। मान लो ये आपका क्या है भैया, ये आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। और फील्ड वाइंडिंग का दो टर्मिनल, एक F1 और एक F2। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का दो टर्मिनल F1 और F2। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, सेल्फ एक्साइटेड है, खुद से एक्साइट होगा ये, बट खुद से एक्साइट कैसे होगा भाई? कोई भी जनरेटर में ईएमएफ के लिए आपने पढ़ा है कि कोई भी डीसी जनरेटर में ईएमएफ के लिए प्रोपोर्शनल टू आपको फ्लक्स भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए सर। आपको फ्लक्स भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए सर। आप मेरे को ये बताओ कि भैया स्पीड तो आप सांप को घुमा के पालोगे, स्पीड तो आप सांप को घुमा के पालोगे, लेकिन फ्लक्स कैसे पाओगे? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेल सेपरेटली एक्साइटेड में क्या हुआ था, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या हुआ था कि आप क्या कर रहे थे, एक्सटर्नली फ्लक्स प्रोड्यूस, मतलब फील्ड वाइंडिंग में करंट देके फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो हम एक्सटर्नली नहीं दे सकते ना, इसलिए इसलिए यहाँ पर हम डाइपोल का, अब मैं उतना डीप नहीं जाता, बस मैं आपको ये बता दें डाइपोल का अरेंजमेंट इस टाइप से किया रहता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इसमें पहले से ही प्रेजेंट रहता है। समझ आया? इसमें क्या होता है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स, हाँ रेसिडुअल, उसी को रेसिडुअल बोलते हैं। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स, मान लो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपका इसमें पहले से प्रेजेंट रहता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फाई रेसिडुअल स्टार्टिंग में। तो ये फाई रेसिडुअल स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग, तो यहाँ पर क्या होता है आपका फाई रेसिडुअल, मतलब फाई आर लिख देता हूँ। तो फाई रेसिडुअल के कारण आपका एक रेसिडुअल ईएमएफ आता है। ठीक है, किसमें रेसिडुअल ईएमएफ आएगा भैया, आर्मेचर में। तो यहाँ मैं आर्मेचर बना देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, इस रेसिडुअल ईएमएफ के कारण एक रेसिडुअल ईएमएफ आपका जनरेट होगा। अभी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड का बात कर, सेपरेटली एक्साइटेड नहीं, सेल्फ एक्साइटेड है। इसको समझो, कॉन्सेप्ट को रटना तो बहुत इजी इजी बात है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा ना तो क्लियर नहीं समझ आ पाएगा। तो अब ध्यान से देखो कि ये रेसिडुअल फ्लक्स के कारण ये रेसिडुअल ईएमएफ आया, और इस रेसिडुअल ईएमएफ के कारण अब यदि इस फील्ड वाइंडिंग को, यदि इस फील्ड वाइंडिंग को मैं ऐसा कनेक्ट कर दूं, सॉरी, इस फील्ड वाइंडिंग को यदि मैं इसकी इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, मैं इस फील्ड वाइंडिंग को, इसको F1 को ऐसा कनेक्ट कर दूं और F2 को ऐसा कनेक्ट कर दूं, तो इस बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल, बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल क्या, ईएमएफ, बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल ईएमएफ मेरा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होगा। मान लेता हूँ IF1, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, IF1 करंट फ्लो हुआ। अब बिकॉज ऑफ दिस IF1 करंट, अब देखना ध्यान से समझना, ये IF1 करंट मेरा फ्लो हुआ, IF1 गया, IF1 गया, IF1 गया, IF1 गया, IF1 और इधर गया। इस IF1 के कारण
मेरा फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ा, फ्लक्स और बढ़ेगा क्योंकि फील्ड करंट बढ़ गया, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, ध्यान से समझना, मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ। इसके कारण मेरा एक आई एफ वन करंट गया, और इस आई एफ वन के कारण क्या हो गया, मेरा इस रेसिडुअल फ्लक्स में और फ्लक्स ऐड हो गया, जिसको मैं क्या बोलूँगा, फाई वन। समझ आया। अब ये फ्लक्स ऐड हुआ, अब ये फ्लक्स ऐड हुआ तो किस में ऐड हुआ भैया, ये फ्लक्स इसमें है ना, इसमें ऐड हो गया। तो अब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाइव प्लस फाइव वन। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स मेरा ईएमएफ क्या होने लग गया, और बढ़ा, बढ़ा कि नहीं। तो ये ईएमएफ क्या होने लग गया आपका, और बढ़ा। समझो कॉन्सेप्ट को समझो, ये ईएमएफ क्या हुआ आपका, और बढ़ा। और बढ़ने के कारण अब इसमें मान लेता हूँ एक और करेंट, मतलब आई एफ टू, मतलब आई एफ वन में फील्ड करंट और बढ़ा, फील्ड करंट और बढ़ा, जिसके कारण फिर क्या होगा आपका, फ्लक्स के अमाउंट में और बढ़ोतरी हुई। समझ आ रहा है कि नहीं। तो फ्लक्स क्या होने लग गया, फिर ऑटोमेटिक बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। और एक टाइम आया कि फ्लक्स अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, और कंप्लीट फिर ये क्या करने लग गया, आपका फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और उसके कारण एक ईएमएफ यहाँ पर आ गया। समझ आया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, ये वाला चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे इसने सेल्फ ईएमएफ को जनरेट किया, कॉन्सेप्ट समझ आया। यदि 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 कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर टू, केस टू आप मेरे को बताओगे, चलो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा केस टू को, जब मैं वोल्टेज बिल्डअप कंडीशन पढ़ाऊंगा ना, मैं वहाँ बताऊंगा आपको कि वोल्टेज बिल्डअप के लिए भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको इस चीज़ को बाद में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये होता है आपका संट। अब संट क्यों बोला, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो अगर इसका रेजिस्टेंस मैं आर एस एच मानूँ, तो ये आर एस एच इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है ना, किसके साथ, आर्मेचर के साथ। तो इसलिए ये क्या हो गया, संट टाइप कहलाता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग क्या हो गया, संट टाइप कहलाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, विदाउट नो। अब समझो, देखो आपको मज़ा आएगा, ठीक है, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर मान लो ये कौन सा करंट जाएगा आपका, आर्मेचर करंट आई है, यहाँ क्या जाएगा आपका, लोड करंट आई एल, यहाँ क्या जाएगा आपका, फील्ड करंट आई एफ। तो यदि मैं यहाँ पर नोड लगाऊं, यदि मैं यहाँ पर नोड लगाऊं, नोड लगाऊंगा, तो आप मेरे को बताओ माय फ्रेंड, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबका आएगा आई ए इज इक्वल टू आई लोड करंट प्लस आई फील्ड करंट, आई लोड करंट आई फील्ड करंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोड करंट की जो मतलब ना, लोड करंट क्या होता है आपके, बहुत ज़्यादा होता है ना, लोड करंट क्या होता है आपका, मतलब होना क्या चाहिए पता है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, आर्मेचर करंट जितना ज़्यादा है, मतलब जो प्रोड्यूस हो निकल रहा है आर्मेचर करंट आर्मेचर से, उतना लगभग उसका पूरा कहाँ जाना चाहिए आपका, लोड में। इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि ये जो आई एफ है, इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। आई एफ की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए बताओ, 2.5%। 2.5 गुना नहीं है भाई, 2.5% ऑफ ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है, ऐसे पूछ देता है जेई में भाई, ये सब पूछ देता है ये सब। तो 2.5% ऑफ आई ए इसकी वैल्यू रहती है। अब कहने का मतलब ये है कि आई एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, लेस होनी चाहिए। आई एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। तो आई एफ की वैल्यू यदि कम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
आई एफ की वैल्यू यदि मेरे को कम चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। अरे भाई फार्मूला ज़्यादा बोलते हो यार, कैसे ज़्यादा होगा, आप मेरे को बताओ। आई एफ की वैल्यू यदि आपको कम चाहिए, वोल्टेज है अपॉन आर एस एच। तो भाई आई एफ की वैल्यू यदि मेरे को कम चाहिए, थोड़ा तो दिमाग लगा के आंसर दो। आई एफ की वैल्यू यदि मेरे को कम चाहिए तो आर एस एच की वैल्यू क्या चाहिए भैया, ज़्यादा चाहिए। आर एस एच की वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, ज़्यादा चाहिए। तो मेरे को ये कंक्लूजन मिलता है कि मेरा जो संट वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ध्यान से समझो, मेरा जो संट वैल्यू जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। संट वैल्यू की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब मेरे को ये बताओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भैया, रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अगर मटेरियल मेरा सेम, मटेरियल को छोड़ दो, मटेरियल कॉपर यूज़ करते सब जानते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, लेंथ बढ़ा के, बहुत सुंदर, गुड। रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, लेंथ बढ़ा के, पहला चीज। दूसरा, एरिया को कम करके। लेंथ बढ़ाना मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा लंबा होगा वायर तो ज़्यादा वो होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के। नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, ठीक है भैया। दूसरा चीज मैं क्या करूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं क्या करूंगा, कम करूंगा, ठीक है। दूसरा चीज मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। हाँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा आपका, कम होगा। मतलब ये वायर क्या दिखेगा आपका, मोटा दिखेगा कि पतला दिखेगा भाई, पतला वायर दिखेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं, ये वायर क्या दिखेगा आपका, पतला दिखेगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ, अभी एनालिसिस बाद में करें। पूरा क्लियर हुआ ना, कि कहाँ से हमने स्टोरी चालू किया, कहाँ से हमने पहुंचा, यहाँ से पूरा एकदम स्टोरी चल रहा है आपका संट जनरेटर का। इतना क्लियर कर लो कि क्वेश्चन जो भी आए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बैठे हो लाइक आई एस वाई एस, तो भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं जी, कि कोई डाउट नहीं है ना, पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब माय फ्रेंड मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, मैं इसका एनालिसिस करूंगा तो इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ शंट जनरेटर का। शंट जनरेटर का क्या करूंगा मैं, सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। ये क्या हो गया आपका आर एस एच, ये हो गया आर ए, ये हो गया आपका आर्मेचर, ई जी, ये हो गया आपका लोड,
करंट जा रहा है उसको लिख देता हूँ, IL करंट, VL वोल्टेज, IA करंट, IF करंट, ठीक है, VF वोल्टेज। ठीक है भैया, क्लियर? क्लियर कि कोई डाउट है? अब आप एनालिसिस करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ ना, नेटवर्क में केवीएल लगाने आता है तो आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो पहला केवीएल मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ जैसे मैं केवीएल लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरा ईजी, ईजी इज इक्वल टू VL प्लस IA इंटू RA, यही आएगा ना, ईजी फिर ये ड्रॉप और फिर VL। तो क्या ये वाला जो फार्मूला है और सेपरेटली एक्साइटेड का सेम है ना? समझो, कोई डिफरेंस है? नहीं है। लेकिन वहां पर IA इज इक्वल टू IL था, बट यहाँ पर IA इज नॉट इक्वल टू IL। IA इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? IL प्लस IF, एंड IF इज इक्वल टू क्या है भैया? IF इज इक्वल टू क्या है? VF अपॉन RSH, एंड VF इज इक्वल टू क्या है? VL अपॉन RSH। VF और VL पैरेलल है ना, ठीक है, VF और VL पैरेलल है। समझ आए कि नहीं? तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है। और जनरेटेड पावर PG इज इक्वल टू क्या होगा? PG जनरेटेड पावर इज इक्वल टू EG इंटू IA, एंड डिलीवर्ड पावर PL इज इक्वल टू VL इंटू IL। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि IA इज नॉट इक्वल टू IL। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इजी? कुछ लग रहा है आपको एनालिसिस करना है? नो। एंड देन पावर टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू PG अपॉन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है इसकी, ये न्यूटन मीटर। ये सिंपल सा। अब कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इसमें रटना पड़ेगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बाकी आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ये सब इसी बन जाते हैं। वो सब क्या है, जेई में ऐसे जो वन लाइनर या फिर स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है ना आपका ईएस में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, है ना, या तो HDO वाले पोस्ट पे, तो उसके लिए मैंने वो थ्योरी बताया। बात ये अगर मेरे को सिर्फ गेट पढ़ाना रहता ना तो वो थ्योरी बताने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से पूरा गेट का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सन जनरेटर में। और देखेंगे कि क्वेश्चन में और कुछ पूछेगा तब देखेंगे, बाकी अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, वोल्टेज बिल्डअप कंडीशन फॉर द सन जनरेटर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अदरवाइज मेरे को सन जनरेटर में ही आज का क्लास खत्म हो जाए, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर मेरा नहीं हो पाएगा, वोल्टेज बिल्डअप के लिए अलग क्लास है। क्लियर? एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीरीज जनरेटर। दूसरा क्या है हमारा? सीरीज टाइप। सीरीज टाइप सीरीज टाइप डीसी जनरेटर क्या होगा? नाम से कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या आ रहा है समझ में भैया? गुड। ये मान लो आपका पोल है, अब ये है, ठीक है, ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2। अब मेरे को फील्ड वाइंडिंग को किस में कनेक्ट करना है? आर्मेचर के साथ किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, आर्मेचर के साथ किस में कनेक्ट करना है मेरे को? सीरीज में कनेक्ट करना है। देखो रेसिडुअल फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है ना?
हाँ, उसको मैं फिर से बार बार नहीं समझाऊंगा। ये हो गया। इसके साथ आर्मेचर का कनेक्शन, आर्मेचर रेजिस्टेंस बना देता हूँ, नहीं तो बोलोगे आप लोग सर आर्मेचर रेजिस्टेंस कहाँ गया करके। ठीक है। हाँ, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब उसके बाद ये जो F1 वाला टर्मिनल है, इसको मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा? लोड से। ध्यान से समझना है एनालिसिस पार्ट को, बाकी इजी है सब। यहाँ तक के पॉइंट समझ आया? समझ आए? अब बताओ, यहाँ से क्या निकलेगा? आर्मेचर करंट। यहाँ पर क्या बनेगा? फील्ड करंट। फिर यहाँ पर क्या बनेगा? लोड करंट। अब मेरे को ये बताओ कि फॉर सीरीज टाइप ऑफ जनरेटर, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू फील्ड करंट इज इक्वल टू लोड करंट। पहला कंडीशन सीरीज जनरेटर के लिए है। ठीक है। आप मेरे को बताओ, यदि ये है तो फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मेरे को ज़्यादा रखना चाहिए कि कम रखना चाहिए? मेरे को आई एफ क्या है? मेरा लोड करंट के बराबर है। फील्ड करंट मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। इट्स डिपेंड अपॉन द लोड। समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। फील्ड करंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नो, इट्स डिपेंड अपॉन द लोड। लोड जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फील्ड करंट रहेगा भैया। तो फील्ड करंट यदि ज़्यादा चाहिए तो सीरीज रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? फील्ड करंट इज नॉट डिपेंड अपॉन मी, फील्ड करंट डिपेंड अपॉन लोड। बड़ा खतरनाक कंडीशन है ना, डिपेंड अपॉन लोड। तो यदि मेरे तो फील्ड करंट तो लोड पे डिपेंड है, तो भाई मैं रेजिस्टेंस को कैसे डिसाइड करूं? मैं रेजिस्टेंस को कैसे डिसाइड करूं? तो आप मेरे को बताओ, यदि यहाँ पर का रेजिस्टेंस को आर ए सी है, आप ध्यान से समझना, एक कंडीशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर ए सी को मैं बढ़ा दिया, मतलब इसकी वैल्यू को मैं अच्छा खासा रखा, आर ए सी की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ से जो करंट है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी तो बढ़ेगा ना? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा कि नहीं? तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप यदि मेरा बढ़ा तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉमन सी बात है ना, लोड वोल्टेज क्या होने लग जाएगा आपका? कम होने लग जाएगा। तो ये डिजायरेबल कंडीशन है क्या? आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो मान लो 300 वोल्ट, यहाँ मिल रहा है आपको 200 वोल्ट, और 100 वोल्ट ये खा गया, तो ये डिजायरेबल कंडीशन है? नो। तो ये जो है ये नॉट डिजायरेबल कंडीशन है भैया, समझो। ये जो है नॉट नॉट डिजायरेबल कंडीशन है। ठीक है। तो क्या है डिजायरेबल कंडीशन हमारे लिए? कि आर ए सी की वैल्यू को हमको क्या रखना है? लो रखना है, कम रखना है, लो वैल्यू। ठीक है। आर ए सी की वैल्यू को क्या रखना है? लो रखना है। तो यदि मेरे को आर ए सी की वैल्यू को लो रखना है, मतलब आर ए सी को मेरे को क्या करना है? कम रखना है। सीरीज रेजिस्टेंस को मेरे को क्या करना है? कम रखना है। तो आप मेरे को बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। देखो इसमें मैंने 2 ही टर्न बनाया है, इसलिए दिखाने के लिए भी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को मैं क्या करूँगा? कम करूँगा।
लेंथ कम करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा भैया, आपका ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया यदि आप ज़्यादा रखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि आप ज़्यादा रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका मोटाई बढ़ेगा। तो जो मोटा वायर लगाना पड़ेगा इसमें, मोटा कॉपर वायर, है ना। हम्म तो इसमें जैसे मोटाई क्या दिखेगा आपको, फील्ड वाइंडिंग का ज़्यादा दिखेगा। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई डाउट, क्या क्या खुल जाता है ये, चलो। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा कि कम, कम। कम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा, शन फील्ड का ज़्यादा रेजिस्टेंस तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। अब एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस कर लेते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा आपका, आर्मेचर ब्रश, आर्मेचर ईजी, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, फील्ड रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आर ए सी, एंड फिर क्या कनेक्ट होगा आपका, शाफ्ट। ओमेगा इस फिर से घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। ये हो गया आपका इसमें करंट आई एल, ठीक है, या आई ए, जो भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हो, आई ए। ठीक है, क्लियर। अब मैं केवीएल लगा देता हूँ। यहाँ केवीएल लगाऊंगा तो क्या आएगा आपका, ई जी माइनस आई ए, इसको स्मॉल लिख लो यार, स्मॉल आई ए। ठीक है, स्मॉल आई ए, स्मॉल आई ए आर ए माइनस आई ए आर ए सी माइनस वी एल इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ ना। तो ई जी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई जी इज इक्वल टू वी एल प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई। ठीक है, क्लियर। और पी जी इज इक्वल टू वही है, सेम फार्मूला, बार बार लिखने का वो नहीं है। ई जी इंटू आई ए, और आई ए ही यहाँ पर क्या है, लोड करंट है, एंड पी एल आउटपुट पावर, लोड पावर इज इक्वल टू वी एल इंटू आई ए, है ना। एंड टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू
Vg अपॉन एन ओमेगा इन न्यूटन मीटर। इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक का कि कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो बताओ। नो डाउट, गुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड टाइप। देखो हमको किस में फोकस करना है, सभी टाइप जो टाइप है आप देख रहे होगे क्या चीज चेंजेस हो रहा है सब में, क्या चीज सब में चेंजेस हो रहा है, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब कंपाउंड टाइप मतलब कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंबाइन किसका? सीरीज और शंट का। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। यदि ये मेरा क्या है, पोल कोर है, समझो, और ये भैया मेरा क्या है, पोल सू है। अब क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ये ऐसा। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसी में ही फील्ड रहे, क्योंकि भैया पोल क्या है मेरे पास एक ही है, एक इसी में फील्ड रहता है, इसी में सीरीज रहता है, समझ रहे हो? इसी में शंट रहेगा और इसी में आपका क्या रहेगा, सीरीज रहेगा। तो कैसे रहेगा, ऐसे, क्या हो गया है? ये मान लो आपका क्या है, सीरीज है। ठीक है, और मैं इसी में क्या करूँगा, शंट वाइंडिंग को भी डालूंगा। शंट का वाइंडिंग ज़्यादा होता है ना नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये इस टाइप से। ठीक है, इस तरीके से। तो रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो सीरीज है, ठीक है, और ग्रीन वाला दिख रहा है वो शंट है। ये आपका सीरीज है और वो क्या है, आपका शंट है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ S1, सॉरी, टर्मिनल। कैसे काम नहीं करता ऐसा, ये दो टर्मिनल है ना, इसको मैं मान लेता हूँ S1, नहीं S1 नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ 1 2, इसको मैं मान लेता हूँ 3 और 4। ये चार टर्मिनल है, पहले समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, सर्किट डायग्राम में मैं बाकी चीज़ को समझा दूंगा। अब भैया ये देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना ऐसे सोर्स को कैसे कनेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा सोर्स को कनेक्ट करता हूँ, ये यहाँ प्लस, और ये दूसरा टर्मिनल में मैंने ऐसे जोड़ दिया। समझे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले समझूंगा फिर मैं सर्किट डायग्राम, ऐसा करते नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं करते, ऐसे सोर्स को नहीं कनेक्ट करते, लेकिन इस चीज़ को सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लो कोई सोर्स मैं कनेक्ट करूँगा तो मेरा करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। मान लो ये करंट क्या है, I1 करंट, तो करंट कैसे जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, और कैसे आएगा, ऐसे वापस आएगा, आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ऐसा। ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा, इसके कारण जो फील्ड होगा वो कैसे जाएगा,
कैसा आएगा, राइट हैंड रूल का यूज करो, इसके कारण जो फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, ऊपर आएगा। तो इसके कारण जो फील्ड आएगा ऐसा ऊपर आएगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फाई एफ। ठीक है। और सेम मैं क्या करता हूँ, इस वाइंडिंग में भी मैं क्या करता हूँ, सोर्स लगा देता हूँ। फिर इस वाइंडिंग में भी सोर्स लगा रहा हूँ, रेड वाले में। ऐसा लगाता नहीं हूँ, सिर्फ ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, गुड। फिर करंट जाएगा, करंट यहाँ से वापस आएगा। ठीक है। तो इस येलो वाले के भी देखो, ये भी कहाँ आएगा, रेड वाले में, इसमें भी फ्लक्स कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये इसको मैं क्या बोल देता हूँ, फाई ए सी। तो टोटल फ्लक्स, यदि मैं टोटल फील्ड फ्लक्स फाई टी देखूं, टोटल फील्ड फ्लक्स फाई टी देखूं, तो क्या आएगा भैया, टोटल फील्ड फ्लक्स फाई एफ प्लस फाई ए सी, फाई एफ प्लस फाई ए सी। तो ऐसा ऐसे कंपाउंड डीसी जनरेटर जिसमें दोनों फ्लक्स क्या हो मेरा, ऐड हो, दोनों फ्लक्स मेरा क्या होगा, ऐसे दोनों फ्लक्स क्या होगा मेरा, ऐड हो, तो उस टाइप के डीसी, कंपाउंड टाइप के डीसी जनरेटर को मैं क्या बोलता हूँ, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। फ्लक्स क्या होगा, क्यूमुलेटिव टाइप में क्या होगा आपका, ऐड होगा। क्लियर, समझ आया। देखो ऐसे सोर्स वोर्स नहीं कनेक्ट करता, ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए किया हूँ। समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट, फिर से एक डायग्राम देखो, डायग्राम जितना मैं बनाऊंगा ना उतना आपको चीजें क्लियर होगा, हो रहा है कि नहीं। देखो मशीन जो है वो इमेजिनेशन है कि नहीं। मशीन जो है वो क्या है आपका, इमेजिनेशन के बेस पे आपको चलना है, तो आपको समझ आना चाहिए। अब ये मान लो आपका सीरीज वाइंडिंग है, और ये आपका शंट वाइंडिंग है। ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें क्या किया, इसमें एक सोर्स लगाया, और उस सोर्स को मैंने कैसे लगाया, ऐसे लगाया। ठीक है। तो करंट कैसे गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और यहाँ से वापस आया। तो राइट हैंड थंब रूल का यदि मैं इसे यूज करूंगा, तो इसमें फ्लक्स कैसे जाएगा, अपवर्ड जाएगा, फाई एस एच। और दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने क्या किया, सोर्स को मैंने कुछ ऐसा लगाया, माइनस और प्लस उल्टा कर दिया। अब करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से वापस आएगा, तो ऐसे जाके ऐसे गया और ऐसे आया। ठीक है। अब आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करो और देखोगे कि फ्लक्स का दिशा कहाँ आ गया, डाउनवर्ड आ गया। ये क्या हो गया आपका, फाई ए सी। तो अब जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फाई एस एच माइनस फाई ए सी, मैग्नीट्यूड कर दो, फाई एस एच माइनस फाई एस ई। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जहाँ पर मतलब दो फ्लक्स, यदि किसी कंपाउंड मशीन में दो फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स की वैल्यू दोनों कम आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड
जनरेटर इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपाउंड मशीन से और संट मशीन से आता है। ऑब्जेक्टिव भी है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक की चीजें कल क्लियर हुई। अब मैं इसके बाद सिंपल सर्किट डायग्राम में जाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ बताना नहीं, मेन चीज़ जो है वो ये है। अब ये देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे सोर्स वोर्स कनेक्ट नहीं होता, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए सोर्स कनेक्ट किया हूँ। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम ऑफ कंपाउंड अभी कंपाउंड डीसी जनरेटर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जब वोल्टेज बिल्डअप पढ़ाऊंगा तो ये सब फिर से वापस आएगा। इस साइड में लिख लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग संट टाइप। अरे क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको, कुछ हो गया इधर, कुछ हो गया। वेट वेट वेट, तो क्या हो जाता है अचानक से। ठीक है, तो देखो क्या हो जा रहा है। देखो तो देखो, एक टाइप में लिख देता हूँ लॉन्ग सन टाइप, और दूसरा साइड में लिख देता हूँ शॉर्ट संट टाइप। कुछ नहीं, सर्किट डायग्राम बस का अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, ये हमारा आर्मेचर है, इजी। अब इसमें क्या होता है, आर्मेचर के साथ ना, आर्मेचर के साथ थोड़ा नीचे बनाता हूँ। ये जैसे मान लो तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग है, कौन सा फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका आर्मेचर, इजी। और ये ऐसा कनेक्शन होता है, ये हो गया आपका शंट फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ क्या कनेक्ट होगा आपका, यहाँ कनेक्ट होगा आपका लोड। सिर्फ इस सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछेगा, लॉन्ग शंट में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होता है, आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है सीरीज में कि लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है छोटे छोटे एग्जाम में, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें क्या होगा फिर, आरएसी, लोड, और ऐसे, ठीक है। ये दोनों का क्या है, कनेक्शन डायग्राम है। दो टाइप से, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं,
कनेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमने दो टाइप बढ़ा। अब इसमें भी आपका क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और डिफरेंशियल कंपाउंड भी हो सकता है। इसमें भी वही हो सकता है, क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और डिफरेंशियल कंपाउंड भी हो सकता है। इसलिए मैंने उसको पहले समझाया, क्योंकि इट इज नॉट दिस मच हार्ड कि मतलब इसमें कुछ बताना है आपको। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक की चीजें, कि कोई और डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ, देखो लॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का दोनों कंपाउंड है, नो डाउट। दोनों का सिर्फ कनेक्शन फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन। क्या फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन? ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें किसके साथ कनेक्ट हुआ है? लोड के साथ। इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है आपका? आर्मेचर के साथ। बस और कुछ नहीं किया है अपन, बाकी सब सेम है। फ्लक्स का, फ्लक्स यदि जुड़ गया तो क्यूमुलेटिव, फ्लक्स यदि घट गया तो डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगा। वो तो फ्लक्स ऊपर डिपेंड है, कनेक्शन ऊपर थोड़ी डिपेंड होता है। इसी वजह से उसको मैंने पहले समझाया। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आई होप आपका टाइम हो गया है। मेरे को क्या था, आज क्वेश्चन कराना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन है आपके पास, है ना? तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पूरे आप रिवाइज करके आइए। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पूरे का हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो करीबन 10-12 क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक से लगाएंगे, तो आपको सभी चीज़ें क्या हो जाएगी माय फ्रेंड, क्लियर हो जाएगा, है ना? और यदि आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना लेना, बट मैं चाहता हूँ कि आप रिवाइज करो, पहले मेरे को बताने दो फिर आप लोग बनाना। ठीक है, तो आज के लिए माय फ्रेंड इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट वमेंट बॉक्स में जो भी है आप पूछ लेना। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे। मेरा मोटिवेशन फैक्टर वही है कि मैं जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ कि लोग पढ़ रहे हैं मेरे से। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।